स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे एनवायरनमेंट चैप्टर, यानी कि एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये चैप्टर इंडियन इकोनॉमी का 9th चैप्टर है। इससे पहले हमने 7 अच्छे से कर लिया क्लास, एम्प्लॉयमेंट हमने अच्छे से देख लिया। इससे पहले हम लोगों ने एक पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कर लिया है और आज हम फाइनली अपने चैप्टर पे हैं क्लास एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके बाद पढ़ेंगे कंपैरेटिव डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर कंट्री, और देन हमारा पूरा का पूरा सिलेबस वन शॉट के साथ खत्म हो जाएगा इकोनॉमिक्स का। ओके, चलो। तो एनवायरनमेंट चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है वो सारा कुछ यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से वीडियो एंड तक देखना, कुछ भी स्किप मत करना कि किसी भी पॉइंट से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे एनवायरनमेंट है क्या। एनवायरनमेंट वो सराउंडिंग है जिसमें क्लास हम रहते हैं, और ये सराउंडिंग है तभी हमारा जीवन जो है वो धरती पर क्लास पॉसिबल है। ये अर्थ है क्लास, हमारा प्यारा अर्थ जिसमें क्लास हम लोग रहते हैं। ये हमारा पूरा का पूरा क्लास सोलर सिस्टम है, गैलेक्सी है क्लास, मिल्की वे गैलेक्सी। इस गैलेक्सी का नाम, जिस गैलेक्सी के अंदर क्लास हमारा एक छोटा सा अर्थ है, मतलब इस गैलेक्सी के लिए तो छोटा है बट हमारे लिए तो बहुत बड़ा है, वो अर्थ है। तो आप देख सकते हो क्लास कितना सुंदर नजारा है, लाखों करोड़ों अरबों स्टार्स है यहाँ पे क्लास, अलग अलग प्लैनेट्स। ठीक है, तो हमारा एनवायरनमेंट है क्या। चलो थोड़ा काम की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा मूड अच्छा हो गया आपको इमेजेस देख के। एनवायरनमेंट इज द सम ऑफ ऑल सोशल, इकोनॉमिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल कंपोनेंट्स व्हिच कॉन्स्टिट्यूट्स द सराउंडिंग ऑफ अ मैन। आप अपने सराउंडिंग में जो भी कुछ पाते हो वो सारी की सारी चीजें क्लास क्या है, हमारा एनवायरनमेंट है। चाहे कोई गैस आप पाते हो, चाहे वाटर्स है, माउंटेन्स है, फॉरेस्ट है, कुछ भी चीज क्लास आप नियर बाई आप देख रहे हो जो हमारे जिंदा रहने में हमारी मदद करता है, चाहे वो सनलाइट ही क्यों ना हो, वो आपका एनवायरनमेंट है। और ये एनवायरनमेंट है तभी हम लोग क्लास यहाँ पे जिंदा हैं। आप किसी भी और प्लेनेट पे जाके जिंदा नहीं रह सकते। मून पे भी जाते हैं तो लोग स्पेस सूट लेके जाते हैं, स्पेस सूट के बिना क्लास वहां आपकी बॉडी फट जाएगी, वहां आप जिंदा नहीं रह पाओगे। लेकिन हमारा अर्थ जो है हमें इस लायक बनाता है कि हम जिंदा रह सके और अपना जीवन व्यापन कर सके। ओके, एनवायरनमेंट की 3 कंपोनेंट है, बायोटिक कंपोनेंट्स, अबायोटिक कंपोनेंट्स और एनर्जी। बायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट हो गया, ट्रीज हो गया, जिसको हम बोलते हैं फ्लोरा। फौना मतलब क्या, क्लास एनिमल, और क्लास ह्यूमंस यानी कि हम मैन। अबायोटिक कंपोनेंट मतलब क्लास नॉन लिविंग एलिमेंट्स लाइक आपका लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और क्लास एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मतलब गैसेस एनवेलप, बहुत सारी गैसेस हैं क्लास जो हमें पता नहीं चलता, हमें दिखता नहीं है, लेकिन उन गैसेस की वजह से ही हम लोग जिंदा हैं। इसके अलावा क्लास लिथोस्फीयर मतलब सॉलिड अर्थ, और वाटर वेप, जो वाटर कंपोनेंट है उसको बोलते हैं हाइड्रो, हाइड्रोजन, यानी समझ रहे हो ना, हाइड्रो से बनता है क्लास वाटर, यानी कि हाइड्रोस्फीयर। एनर्जी का मतलब क्या है, सोलर एनर्जी, चाहे जियोकेमिकल हो, थर्मोकेमिकल हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल और न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी। न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी का एग्जांपल मैं आपको देता हूं, हिरोशिमा नागासाकी पे जब अटैक किया क्लास, यानी कि जब बॉम्ब डाला गया, एटम बॉम्ब डाला गया बाय यूएसए, और अभी भी रशिया और यूक्रेन के बीच में कुछ वॉर जैसी सिचुएशन चल रही है क्लास, इन्वेजन करने लग रहा है रशिया, यूएस मतलब कि यूएस को नहीं, रसिया जो है वो यूक्रेन को इन्वेड कर रहा है, वहाँ पे अटैक कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं क्लास बात आती है कि कभी ना कभी ऐसा हो सकता है कि एटॉम जो है एटॉमिक एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी का, न्यूक्लियर वेपन का यूज़ किया जा सकता है युद्ध को जीतने के लिए। खैर अभी ऐसा कुछ है नहीं, बस मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इन 3 कॉम्पोनेंट से बन के हमारा एनवायरमेंट बनता है। एनवायरमेंट का सबसे पहला फंक्शन है कि प्रोवाइड रिसोर्स फॉर प्रोडक्शन। हमें प्रोडक्शन के लिए रिसोर्सेज कौन देता है, एनवायरमेंट। आप कोई भी फैक्ट्री देख लो क्लास, कोई भी फैक्ट्री, उसके अंदर जो भी कुछ बन रहा है ऑब्वियस है क्लास, वो जो भी चीजें बन रही हैं उससे मिला कहां से है क्लास, एनवायरमेंट से। चाहे आप क्लास सॉइल का यूज कर रहे हो, वाटर का, फॉरेस्ट का, मिनरल का या मरीन लाइफ का, जो भी चीजें क्लास फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है वो सारा का सारा अवेलेबल कौन कराता है हमें, एनवायरमेंट। ओके, रिसोर्सेज के अंदर 2 तरह के रिसोर्स होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब जिनको रिन्यू किया जा सकता है, जिनको नया बनाया जा सकता है। नॉन रिन्यूएबल मतलब जिनको नया रिन्यू नहीं किया जा सकता। रिन्यूएबल सोर्स आर दोज सोर्स व्हिच कैन बी यूज विदाउट द फियर या पॉसिबिलिटी ऑफ रिसोर्स बिकमिंग डिप्लीटेड और एग्जॉस्टेड। रिन्यूएबल मतलब वो दोबारा आ जाएगा, दोबारा बन जाएगा, वो खत्म नहीं होगा, हमें ऐसा कोई भी डर नहीं है उसका, दैट इज कॉल्ड रिन्यूएबल, लाइक ट्री, प्लांट, एनिमल्स एक्सेट्रा। और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, नॉन रिन्यूएबल, यहां नॉन भी लिखा हुआ है,
नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट्स एग्जॉस्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड यूज, जैसे फॉसिल फ्यूल है, कोयला है क्लास, या फिर आप पेट्रोल के लिए क्रूड ऑयल वगैरह आप उनको यूज करोगे एक टाइम बाद खत्म हो जाएगा। दे आर फाउंड इन ग्राउंड, धरती के नीचे पाया जाता है, और वो दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स, दीज आर फिक्स अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज एंड दे आर सम टाइम हार्ड टू फाइंड। तो बहुत फिक्स अमाउंट में है, लिमिटेड है, आप उसे निकालोगे तो वो खत्म हो जाएगा, और फियर रहेगा कि एक दिन वो चीजें मिलना ही बंद हो जाए। जैसे पेट्रोल जो है एक दिन खत्म हो ही जाना है, और हाल फिलहाल वो स्टेज आ ही गया है। दीज आर द फॉसिल फ्यूल बर्न, इसे जलाया जाता है फॉसिल फ्यूल को, ताकि क्लास एनर्जी प्रोड्यूस किया जा सके। एग्जाम्पल नेचुरल गैस, कोल एंड ऑयल, यानी कि क्रूड ऑयल पेट्रोलियम के लिए। एनवायरमेंट जो है एक तो रिसोर्सेज देता ही है प्रोडक्शन के लिए, दूसरा एनवायरमेंट सस्टेन लाइफ। इन्वायरमेंट है तभी लाइफ है, विदाउट इन्वायरमेंट क्लास लाइफ नहीं। देखो जितने भी बायोटिक कंपोनेंट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो इस इन्वायरमेंट के बिना जिंदा नहीं रह पाएंगे। लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं होगी अगर हमारा इन्वायरमेंट नहीं होगा। जैसे क्लास सन है, सॉइल है, वाटर है, एयर है, ये सब हमारे इन्वायरमेंट के अंदर ही है, और ये है तभी हम जिंदा रह पाते हैं, अदरवाइज जिंदा रहना पॉसिबल नहीं है। इन्वायरमेंट एसिमुलेट वेस्ट, आप जितना भी वेस्ट जनरेट करते हो, हर किसी में से, आप जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हो, आप हर किसी घर में से कुछ ना कुछ कूड़ा निकलता है, कुछ ना कुछ गार्बेज वेस्ट आपका निकलता है, डेली बेसिस पे कूड़ा वाला आके उसे ले जाता है, राइट, या फिर आप डंप कर देते हो उसको। तो जितने भी क्लास वेस्ट जनरेट होता है पूरे वर्ल्ड के अंदर, उसे समाता कौन है अपने अंदर? एनवायरमेंट। एनवायरमेंट उसे ऑब्जर्व करता है। आप कोई चीज फेंक दो, मान लो आप केला खा के छिलका फेंक दो अपने घर के बाहर, देखना 10-15 दिन बाद, 1 महीने बाद वो वहां से बिल्कुल वाइप आउट हो जाएगा, बिल्कुल वहां से गायब हो जाएगा। मे भी कुछ कीड़े मकोड़े लग जाए, उसे डिकम्पोज कर दे और खत्म कर दें पूरी तरीके से। तो इन्वायरमेंट ये जो रिसोर्सेज को क्रिएट करता है, इन्वायरमेंट हमारी लाइफ को चलाने में मदद करता है, इन्वायरमेंट वेस्ट को क्लास एसिमुलेट करता है, साथ में इन्वायरमेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाता है। नदियाँ, झरने, झील, पहाड़, पर्वत, बर्फ, बारिश, ये सारी चीज़ें क्लास ब्यूटी ऑफ नेचर है, और ये हमारी लाइफ को, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है। लोग जाते हैं छुट्टियां बनाने के लिए, बीचेस पे घूमते हैं क्लास, ओशन में जाते हैं क्लास, और बीचेस पे जाते हैं, ओशन में, माउंट एवरेस्ट में जाते, मतलब क्लाइम करते हैं, या एवरेस्ट पे जाते हैं, अलग अलग हिली एरिया में जाते हैं, हिल स्टेशन में जाते हैं, बहुत सारी जगह, या फिर क्लास कोई फ्लैट सरफेस है या डेजर्ट है, वहाँ जाते हैं क्लास और अपना लाइफ को इंजॉय करते हैं। तो हमारा जो अपना एनवायरमेंट है, वो लैंड है, फॉरेस्ट है, ओशन, माउंटेन, डेजर्ट, पीपल एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर क्लास। इस नेचर को, इस ब्यूटी ऑफ नेचर को लोग क्लास एंजॉय करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एनवायरमेंट हमें इतनी सारी चीजें दे रहा है, बट हम क्या दे रहे हैं एनवायरमेंट को? हम कंटिन्यू अपने एनवायरमेंट को डिग्रेड करते चले जा रहे हैं। हमने पूरा का पूरा पानी खराब कर दिया क्लास। हर कोई बच्चा फिल्टर का पानी पीता होगा, रेयर केस में क्लास कहीं ऐसा होगा जहां फिल्टर का पानी नहीं चलता होगा, यानी कि आप डायरेक्टली ग्राउंड से एक्सट्रैक्ट करके पानी आप पी नहीं सकते, आपको फिल्टर करना पड़ता है, आपको आरओ यूज करना पड़ता है। हालांकि हिल स्टेशन वगैरह में अभी भी पहाड़ों से पानी निकल के आता है, वो प्योर वाटर रहता है। मे बी कुछ रूरल एरिया में भी नलके से पानी निकाल के पिया जाता हो, बट मेजर जगह क्लास अर्बन एरिया में तो हर जगह ही पूरा का पूरा वाटर पॉल्यूट हो गया है। ठीक है, दूसरी बात, हम लोग जो नदियां हैं, झरने हैं, उसको इतनी बुरी तरीके से पॉल्यूट करते चले जा रहे हैं, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, गार्बेज इकट्ठा हो रहा है, तो हम लोग इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, गर्मी बढ़ती चली जा रही है, एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, बिन मतलब बहुत ज़्यादा क्लास, जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ बारिश हो रही है, जहाँ जरूरत है वहाँ नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा आंधी तूफान, स्ट्रॉम, या फिर आप सुनामी कह लो, आए दिन जो है फ्लड आते रहते हैं अलग अलग स्टेट्स के अंदर। ये सब चीज़ हो रही है, नई नई बीमारी इमर्ज हो रही है, एग्जाम्पल क्लास कोरोना ले सकते हो आप। ये सब चीज़ क्यों हो रहा है क्लास? क्योंकि हम अपने इन्वायरमेंट को डिग्रेड करते चले जा रहे हैं, हम ही अपने इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जबकि हमें इन्वायरमेंट इतनी सारी चीज़ें देता है। लेकिन जिस तरीके से हमें छोटी मोटी चोट लग जाती है और हमारा चोट घाव अपने आप भर जाता है, उसी तरीके से इन्वायरमेंट में अगर हम वेस्ट जनरेट कर रहे हैं तो इन्वायरमेंट उसको झेल सकता है। उसकी एक कैपेसिटी होती है, कैरिंग कैपेसिटी, कि अगर आप वेस्ट जनरेट कर रहे हो तो इन्वायरमेंट उसको ऑब्जॉर्व कर लेगा। आप पेड़ काट रहे हो, दोबारा पेड़ लग जाएंगे, दोबारा नेचर जो है वो पेड़ों को मतलब क्रिएट करेगा, या फिर आप कह लो कि पेड़ उगाए जाएंगे बाई नेचुरल तरीके से। लेकिन अगर आप हद से ज़्यादा रिसोर्सेज का वेस्ट करोगे, हद से ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे, और इनका प्रोडक्शन करोगे, कंजप्शन करोगे, गार्बेज वेस्ट इकट्ठा होगा हद से ज़्यादा, तो एक दिन इन्वायरमेंट फेल हो जाएगा, उसकी कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। और एक बार इन्वायरमेंट फेल हो गया तो इन्वायरमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं वो इन्वायरमेंट परफॉर्म करना बंद कर देगा, यानी कि हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, ना ही रिसोर्सेस हमें मिलेगा, ना ही हमारे वेस्ट जो है असिमुलेट होंगे। तो यही कह रहा है क्लास कि आप एक हद तक रिसोर्सेस को डैमेज करो कि इन्वायरमेंट उसको दोबारा क्रिएट करे। एक हद तक चोट लगे, बॉडी अपने आप ठीक कर देगा, लेकिन हद से ज़्यादा अगर आप रिसोर्सेज का वेस्टेज करोगे तो इन्वायरमेंट अपनी कैरिंग कैपेसिटी को खो देगा, और एक दिन इन्वायरमेंट अपने सारे फंक्शन को परफॉर्म करना बंद कर देगा। आज ग्लोबली यही चैलेंज है, पूरे वर्ल्ड के अंदर क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम है, पूरे वर्ल्ड के अंदर पॉल्यूशन का प्रॉब्लम है, जगह जगह लोग मास्क पहनते हैं, हार्ट डिजीजेस होने लग जा रही हैं, और इवन क्लास आप देखोगे
स्किन प्रॉब्लम क्लास, इसके अलावा कैंसर जैसी बीमारियां फैल रही हैं, बहुत सारे एयर पॉल्यूशन के थ्रू लाखों लोगों की जान जा रही है, ये सब पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है। और या फिर आप कह लो कि मॉडर्नाइजेशन की वजह से। ये आप देखोगे ब्यूटी ऑफ नेचर, देखो कितना सुंदर है हमारा जो पृथ्वी है, अर्थ है, वो बहुत सुंदर है। नेचर की ब्यूटी देखो क्लास, इवन चाहे ग्लेशियर कहो, बीचेस कहो, डिफरेंट देखो बर्फ गिरती है, ऐसे जम्मू में भी बर्फ गिरती है, और इस तरीके से देखो कितने प्यारे प्यारे नज़ारे हैं। इवन हमारे भारत के अंदर ही इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, ब्यूटी ऑफ नेचर है। ये सारी देखो क्लास, ब्यूटी ऑफ नेचर ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करता है। बट ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे खत्म करने लग जा रहे हैं। ये है क्लास आपका देखो इस तरीके से बीचेस हैं, तो ये कहीं ना कहीं क्लास हम अपने इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो कि अल्टीमेटली हमें नहीं तो हमारी जनरेशन को आगे नुकसान पहुंचाएगा। नेक्स्ट, हम आज दो प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, और इस पूरे चैप्टर में इन्हीं दो प्रॉब्लम के बारे में बात करनी है। पहला है पॉल्यूशन की समस्या, दूसरा है कि नेचुरल रिसोर्सेज का हद से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। पहला तो है पॉल्यूशन, दूसरा है एक्सेसिव एक्सट्रैक्शंस ऑफ नेचुरल या एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। देखते हैं सबसे पहले पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन की बात करें तो तीन तरह का हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहला है क्लास एयर पॉल्यूशन, फिर हम बात करेंगे वाटर पॉल्यूशन की, फिर हम बात करेंगे नॉइस पॉल्यूशन की। आप सब लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, पॉल्यूशन का मतलब ऐसी एक्टिविटी जो किसकी वजह से होता है, प्रोडक्शन कंजप्शन की वजह से, जो एयर वाटर की जो प्यूरिटी है, जो शुद्ध हवा शुद्ध पानी है, उसकी प्यूरिटी को चैलेंज करता है। वाटर तो क्लास ऑल ओवर वर्ल्ड जो है वो पॉल्यूट हो ही गया है, इंडिया में तो क्लास खासकर इंडिया में भी हो गया है, लेकिन अभी एयर जो है वो पूरे वर्ल्ड में तो पॉल्यूट नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे पॉल्यूशन चल रहा है। ऐसा नज़ारा दिखेगा आपको, विजिबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि एयर पॉल्यूशन के अंदर छोटे छोटे से पार्टिकल जो है वो एयर में आ जाते हैं, जो ऐसे दिखते नहीं है क्लास हमको नॉर्मली, लेकिन बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। आपने देखा होगा कई बार आप घर का दरवाजा खोलते हो, सूरज की रोशनी आ रही होती है, बचपन में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो जहाँ पे आप देखते हो, जैसे आप धूप में देखते हो रोशनी आ रही है सूरज की, तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको पूरा उड़ता हुआ दिखता है, लेकिन जब आप दरवाजा बंद कर देते हो आपको नहीं दिखता, मतलब नंगी आंखों से वो आपको निकल आई से देखा नहीं जा सकता, वो एयर पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन कैन बी इन फॉर्म ऑफ एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड नॉइस पॉल्यूशन। तो ये देखो क्लास आपका एयर पॉल्यूशन, फैक्ट्रीज की चिमनी से धुआं निकल रहा है, कारखाने से धुआं निकल रहा है, प्रोडक्शन कंजप्शन के पर्पज से धुआं, देखो किस तरीके से ये पूरा का पूरा एयर जा रहा है। तो ये क्वालिटी ऑफ एयर जो है वो लूज करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, एयर पॉल्यूशन में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो गैस में मिक्स हो जाते हैं, जिससे हम दूर देखने की क्षमता खत्म हो जाती है हमारी। पहाड़ों में देखोगे तो बहुत दूर दूर तक आप देख सकते हो, आपको विजिबिलिटी क्लियर दिखेगा बहुत दूर दूर तक, लेकिन क्लास वो नहीं दिखेगा अगर पॉल्यूटेड एरिया है तो यहाँ देखो गाड़ियाँ जा रही हैं क्लास, गाड़ियों से देखो पॉल्यूशन निकलता है, फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा है, ये सब एयर पॉल्यूशन है, ये सब कॉजेज हैं। तो कॉजेज क्या क्या हैं क्लास, मोटर व्हीकल, गाड़ियों से जो पॉल्यूशन होता है वो, स्मोक एमिटेड बाय द इंडस्ट्री, जितनी भी इंडस्ट्री हैं क्लास, यानी बेसिकली वो इंडस्ट्री जो कोयलों को एज एन एनर्जी यूज करती है, जो कोयला जला के, कारखाने में कोयला जला के एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है, बेसिकली वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, बिकॉज पॉल्यूशन करते हैं। मतलब आप ज़्यादा कोयला जलाओगे तो क्या होगा, आप देखते हैं कोयला जलाते तो धुआं धुआं निकलता है, वही आपका पॉल्यूशन है, कार्बन बर्न होता है और धुआं निकलता है काला काला। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कैन बी फाउंड एट एवरी कॉर्नर, हर कंट्री के हर एक कॉर्नर में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, और हर कंट्री जो है बहुत सारा रिलीज करती है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन एंड केमिकल इनटू द एयर। दिस लीड्स टू दिस चैलेंज द क्वालिटी ऑफ एयर और रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ एयर। तो कहीं ना कहीं ये एयर की क्वालिटी को चैलेंज करता है, एयर की क्वालिटी को खराब करता है। थर्ड है एग्रीकल्चर एक्टिविटी लाइक यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स का यूज करना, पेस्टिसाइड्स का यूज करना, फर्टिलाइजर का यूज करना, दे एमिट हार्मफुल केमिकल्स इनटू द एयर एंड कैन आल्सो कॉज वाटर पॉल्यूशन, और इससे क्लास वाटर पॉल्यूशन भी होता है। जब खेती बाड़ी की जाती है तो वहाँ पे छिड़काव किया जाता है, केमिकल्स का छिड़काव किया जाता है, और उन केमिकल का जब हम छिड़काव करते हैं तो वो पानी में भी जाता है और एयर में भी जाता है, वाटर और एयर पॉल्यूशन दोनों होता है। एयर पॉल्यूशन ऑल्सो कॉज बाय द प्रोसेस ऑफ माइनिंग, जब खनन किया जाता है, माइनिंग की जाती है ना, तो उससे भी एयर पॉल्यूशन होता है। देखो इस तरीके से जब ये छिड़काव कर रहे हैं ना, तो इससे एयर पॉल्यूशन होता है, बाकी ये सब पानी में धुल के चला जाता है, उससे भी एयर पॉल्यूशन होता है। पराली जब जलाई जाती है, आपने देखा होगा दिल्ली एनसीआर में, अब तो चीज़ें कम हो गई हैं क्लास, मशीनें आ गई हैं, लेकिन पहले पराली जब जलाई जाती थी ना, किसान लोग जो बचा हुआ रेजिड्यू है, क्रॉप रेजिड्यू, उसको जलाते थे तो बहुत ज़्यादा धुआं पॉल्यूशन होता था, जो विजिबिलिटी जो है, इसको स्मोक बोलते हैं। दिवाली के टाइम पे देखते हो ना, आंखें चुभने लग जाती हैं, स्मोक जो है वो धुआं वगैरह उड़ता है, तो उस टाइम पे आंखों में एक
अजीब सी जलन होने लग जाती है, तो इससे भी पॉल्यूशन होता है। देखो ये यूरिया खाद वगैरह जब डालते हैं या जब पेस्टिसाइड वगैरह छिड़कते हैं तो इससे भी कहीं ना कहीं एयर पॉल्यूशन होता है। ये देखो माइनिंग का काम जब खुदाई हो रही होती है, देखो पहाड़ों को तोड़ के ग्रेनाइट का काम किया जा रहा हो या फिर कोयला निकाला जा रहा हो, तो इन सब से भी कहीं ना कहीं पॉल्यूशन, देखो कितना ज़्यादा धुआं जा रहा है आसमान में, ये सारे के सारे रीजन है क्लास एयर पॉल्यूशन के। ठीक है, इतना ही नहीं, घर के जो क्लीनिंग सब्सटेंसेस होते हैं, आप चाहे घर में कोई भी क्लीनिंग साफ सफाई के लिए, पोंछने पाछने के लिए जो भी आप केमिकल चीज़ यूज़ करते हो या आप घर पे पेंट भी कराते हो तो उससे भी पॉल्यूशन होता है। आप देखोगे जब पेंट हो जाता है घर पे तो एक अजीब सी स्मेल आती है जहाँ पे रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वो सब एयर को पॉल्यूट कर रहे होते हैं। ओके, और एयर पॉल्यूशन से काफ़ी सारी बीमारी होती हैं, लाइक हाइपरटेंशन हो सकता है, अस्थमा, हार्ट का डिजीज, स्ट्रोक, निमोनिया, इवन कैंसर जैसी बीमारियां भी। अगर आप देखो आप एयर अपने फेफड़ों में आप डाल रहे हो एयर और गंदी एयर डाल रहे हो तो सोचो अंदर क्या हाल होगा, है ना। इसीलिए क्लास जो एयर पॉल्यूशन एक बहुत सीरियस मुद्दा है। हम लोग सबसे ज़्यादा सीरियस रहेंगे एयर पॉल्यूशन के लिए, सेकंड नंबर पे वाटर पॉल्यूशन, थर्ड नंबर पे नॉइस पॉल्यूशन। बिकॉज अगर एयर खराब हो गया तो हम दिन में कितनी बार सांसें लेते हैं, सांसें छोड़ते हैं, तो इन सब में हमें प्रॉब्लम होगी और कहीं ना कहीं हम डीपली बीमार पड़ेंगे और हमारा जो खर्चा है मेडिकल का वो बढ़ता चला जाएगा और हम स्ट्रांग नहीं रहेंगे, वीक होते चले जाएंगे, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। सम वे टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन, बहुत सिंपल सी बात है एयर पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। लोगों को जागरूक करो कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करें, कार पुलिंग का यूज़ करें। अगर चार चार दोस्त एक ही जगह जा रहे हैं तो चार गाड़ियों में ना जाके एक गाड़ी या दो गाड़ी में भी जा सकते हैं। क्लियर फ्यूल्स को प्रमोट करें। क्लियर फ्यूल्स का मतलब क्या है, लाइक इलेक्ट्रिक कार को लोग यूज़ करें, सीएनजी यूज़ करें इंस्टेड ऑफ पेट्रोल और डीजल। तो इंडिया में धीरे धीरे देखो क्लास ये सब गाड़ी आ रही हैं, इलेक्ट्रिक कार का जो जमाना है, व्हीकल है, वो आ रहा है, लोग यूज़ भी कर रहे हैं धीरे धीरे। बट धीरे धीरे सरकार को भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो चीज़ें एक्सेसिबल हों, हर कोई उसको यूज़ कर सके, कोई नुकसान ना हो, राइट। तभी वो लोग छोड़ के ना पेट्रोल छोड़ के इलेक्ट्रिक कार पाएंगे। फैन वगैरह घर की जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उसको बिना मतलब ना जलाया जाए, उसे आप बंद करो, क्योंकि बेटा आप जो घर पे बिजली जलाते हो ना, इस बिजली को बनाने के लिए बहुत सारा कोयला जलाया जा रहा है जिससे पॉल्यूशन होता है। आप बिजली कम यूज़ करोगे, कोयला कम जलेगा और पॉल्यूशन क्या होगा, कम होगा। इवन क्लास लाइक सोलर एनर्जी का यूज़ करना चाहिए। सोलर एनर्जी का अगर आप यूज़ करोगे तो ये बहुत फायदे में रहोगे। सोलर एनर्जी आपने जगह जगह सोलर पैनल देखे होंगे जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और बाद में जो सन की एनर्जी है उसको क्लास कन्वर्ट कर देता है, उस हीट एनर्जी को क्लास कन्वर्ट कर देता है लाइट एनर्जी में और आपको बिजली मिलती है। इवन आप जो एलपीजी का गांव में अभी भी महिलाएं जो है काऊ डंग का यूज़ करती हैं, अभी भी महिलाएं लकड़ियां वगैरह, क्रॉप रेजिड्यू वगैरह को जला के एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं खाना वगैरह बनाते टाइम। तो वो सब चीज़ ना करके अगर एलपीजी का यूज़ किया जाए, इसलिए सरकार उज्ज्वला योजना भी लेके आई है जिससे एलपीजी का यूज़ करके महिलाएं अपनी आँखों को बचा पाएंगी, अपनी जो एयर पॉल्यूशन है वो भी कम कर पाएंगे। दूसरा है वाटर पॉल्यूशन। इट इज डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ ग्राउंड वाटर इन टॉक्सिक केमिकल। तो जो धरती के नीचे प्लस धरती के ऊपर जो भी पानी है उसमें केमिकल ऐसा मिल जाना जिससे क्लास उसका टेस्ट चेंज हो जाए, उसका पीएच स्केल चेंज हो जाए और उसमें क्लास उसको पीने से बीमार लोग होने लगे, दैट इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन। पानी में मिलावट देख रहे हो, पूरा नाला, पूरा गंदा पानी देखो किस तरीके से बहाया जा रहा है और इस तरीके से कूड़ा करकट आपको मिलेगा, चाहे वो क्लास कोई भी। देखो ये नदी है और नदी के साइड में कितना कूड़ा करकट इकट्ठा हुआ है, तो ये सब वाटर पॉल्यूशन है। और वाटर पॉल्यूशन के बहुत सारे कारण हैं, जैसे आपके घर का पूरा नाला जो है, घर की नाली से पानी पूरा बह के जाता है और इंडस्ट्री भी अपना पूरा का पूरा वेस्ट बहा देती हैं, नदियों में बहा देती हैं। पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स जो छिड़का जाता है, दवाइयाँ छिड़का जाता है फसलों पर, उससे पानी में बह के, जो पानी की छिड़काव करते हैं उसके बाद तो बह के पानी में, नदियों में चला जाता है। फार्मर भी क्लास उन सारी सब्जियों को धो देते हैं, नाले में हो चाहे क्लास नदी में धो देते हैं, जिसकी वजह से सब्जियों में लगा हुआ पूरा का पूरा केमिकल जो है पानी में बह जाता है। पॉल्यूटेड वाटर से भी काफ़ी सारी बीमारियां होती है, बिकॉज सबसे ज़्यादा दिन में हम पानी पीते हैं। वाटर इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारे बॉडी भी पानी से ही बना हुआ है, मतलब बहुत कॉम्पोनेंट, बहुत परसेंटेज वाटर है। तो हेपेटाइटिस बी, टाइफॉइड, डायरिया, कॉलेरा, रोटावायरस, ऐसी बीमारियां आपको हो सकती हैं अगर आप वाटर पॉल्यूशन के एरिया में रहते हो तो। नॉइज पॉल्यूशन, जहाँ पे शोर होता है, डिस्टर्बेंस होता है, ये इन्वायरमेंट का नॉइज और साउंड पॉल्यूशन विच विथ हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन द एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल लाइफ। तो ये जो शोर हो रहा है गाड़ियों से, मशीन से, ये जितने भी शोर हो रहा है, आप देख सकते हो क्लास, ये सारे चीज़ों से क्लास शोर हो रहा है, ठीक है। इवन जो डीजे वगैरह बजता है क्लास, ठीक है, उसकी वजह से गाड़ियों में देखो जो हॉर्न लगे होते हैं इस तरीके से, इन सब की वजह से भी कहीं ना कहीं पॉल्यूशन होता है। उसको बोलते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन। और नॉइज़ पॉल्यूशन बेसिकली मशीन से होता है और जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, इरिटेशन होता है, हाइपरटेंशन होता है, हियर लॉस, स्लिप डिस्टर्बेंस, ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं नॉइज़ पॉल्यूशन से। ओके, तो नॉइज़ पॉल्यूशन
वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन, ये 3 टॉपिक हमने कवर कर लिया और ये कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट में सीरियस कंसर्न है, हमें इनका ध्यान रखना चाहिए, सरकार को रूल रेगुलेशन बनाना चाहिए कि ये पॉल्यूशन ना हो। नेक्स्ट है एक्सेसिव एक्सप्लोइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। अगर आप जो नेचुरल रिसोर्सेस है, प्राकृतिक संसाधनों का हद से ज़्यादा यूज करोगे, उसको एक्सट्रैक्ट करोगे, तो भी हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। नेचुरल रिसोर्सेज रेफर्स टू फॉरेस्ट, मिनरल, soil, etc. In order to achieve economic growth, man needs natural capital, natural resources along with the physical capital. ध्यान समझना, हम लोगों को प्रोडक्शन करने के लिए दोनों चीजें चाहिए, मशीन भी चाहिए यानी कि फिजिकल कैपिटल, और नेचुरल कैपिटल यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज की भी जरूरत है। हमें पता है दोनों अगर आप यूज करोगे दोनों की वैल्यू कम होगी, एक दिन दोनों खत्म हो जाएगा, लेकिन मशीन के लिए हम पैसे जोड़ने लग जाते हैं, मशीन के लिए हम डेप्रीशिएशन लगाने लग जाते हैं, जबकि नेचुरल रिसोर्सेज के लिए कोई प्रोविजन नहीं बनाते। हम सोचते हैं पेड़ काटो कोई बात नहीं अपने आप पेड़ उग जाएगा, लेकिन अगर मशीन है तो हम मशीन के लिए प्रोविजन बनाते हैं, पैसे जोड़ लेते हैं कि एक मशीन खराब हो गई तो दूसरी मशीन आएगी, या पहाड़ तोड़ो, ग्रेनाइट निकालो, नीचे से कोयला वगैरह निकालो, क्रूड ऑयल निकालो, कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन नहीं, उसके लिए भी प्रोविजन बनाना चाहिए। अगर आप अपने नेचर से इतनी सारी चीजें ले रहे हो तो आप नेचर का ख्याल रखो। अगर आपने नेचर का ख्याल नहीं रखा तो भैया दिक्कत हो जाएगी। फिर एक दिन ऐसा आएगा जब आपको कुछ मिलेगा नहीं, आपके जो लैंड है वो अनप्रोडक्टिव रहेगा, उसमें अनाज उगेगा नहीं, फूड इनसिक्योरिटी होगी और फिर पूरे वर्ल्ड में जो है वो लोगों की डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। तो हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, इनमें से कुछ पॉइंट एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है आपको। तो लाइक डिफॉरेस्टेशन, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड और बायोडाइवर्सिटी लॉस्ट। डिफॉरेस्टेशन बेसिकली क्या है? जंगलों की कटाई करना और जंगल के स्थान पर कुछ और बना देना। आप सबको पता होगा जंगल में बहुत सारे लोगों का हैबिटेट होता है, बहुत सारे जीव जंतु जानवरों का हैबिटेट होता है, उनका घर होता है वो। तो जब आप इस तरीके से लकड़ियों को काटने लग जाते हो, रेनफॉल का पैटर्न चेंज हो जाता है। आपको पता ना, पेड़ ही बारिश कराते हैं, आप सबको पता होना चाहिए, पता नहीं आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है कभी। पेड़ ही बारिश कराते हैं, पेड़ ही होता है जो आपको जो बारिश कराता है। ये आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। मे भी आपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी पढ़ा होगा, क्लोरोफिल वगैरह पढ़ा होगा, स्टोमाटा पढ़ा होगा, है ना? तो ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी। पत्तियों के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे छेद रहते हैं, आपने ये भी पढ़ा होगा। खैर मैं बहुत ज़्यादा डीपली जाऊंगा नहीं, छोड़ो इस बात को। लेकिन हाँ, यह पेड़ बारिश कराते हैं। डिफॉरेस्टेशन द परमानेंट रिमूवल ऑफ ट्री, पेड़ों को काट दिया कुछ और बनाने के लिए। दिस कैन इंक्लूड क्लियरिंग ऑफ लैंड, आपने लैंड खाली कर दिया एग्रीकल्चर के लिए। टिम्बर, लकड़ियां जो है वो आपने काट के फ्यूल के लिए यूज किया। कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग। डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू, डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है? लैंड डिग्रेडेशन है, बायोडाइवर्सिटी लॉस है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होता है क्लास, और एयर पॉल्यूशन। इवन फूड चेन भी अफेक्ट होगा। अगर फूड चेन में किसी भी एक प्रजाति की डेथ हो जाती है तो कहीं ना कहीं क्लास जो उस पर डिपेंड थे, जो उसे खाते थे और वो जिनका शिकार होने वाला था, उन सब को कहीं ना कहीं क्लास नुकसान होगा। डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, देख रहे हो बंजर जमीन। तो इस तरीके से आपने देखा होगा कई बार जब फसल करना छोड़ देते हैं तो एक टाइम के बाद इस तरीके से जमीन की हालत हो जाती है। बंजर जमीन है, ये किसी काम का नहीं है, इसमें आप खेती बाड़ी नहीं कर सकते और इतनी दूर है कि यहाँ पे आप घर बनाकर भी रहना पॉसिबल नहीं है। तो लैंड डिग्रेडेशन रेफर्स टू decline in the overall quality of soil, water, vegetation condition commonly caused by human activity। ये भी हमारे एक्टिविटी की वजह से हुआ है। लैंड डिग्रेडेशन ग्लोबल चैलेंज है, बिकॉज अगर लैंड डिग्रेडेशन हुआ तो हर किसी को नुकसान होगा, फूड इनसिक्योरिटी होगी, फूड का प्राइस बढ़ जाएगा। भाई अनाज बहुत जरूरी है भाई, महंगा घर, गाड़ी, बंगला, महंगे कपड़े, इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है। मेन है खाना, और खाना कहाँ पे क्लास? फूड कहाँ पे? फूड आएगा क्लास लैंड से। लैंड ही डिग्रेड हो गया तो कैसे आप अनाज उगा पाओगे, है ना? किसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है? सबसे पहला सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मतलब जब तेज तेज हवाएं चलती है ना, तो सॉइल के ऊपर की जो परत होती है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हवा चलने की वजह से, फ्लड आने की वजह से वो न्यूट्रिएंट्स उड़ जाते हैं और क्लास वहां पे जब आप कुछ उगाओगे तो वो उगते नहीं है। बिकॉज पौधे को भी क्लास, जैसे इंसानी बच्चे को मतलब इंसान के बच्चे को बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं बचपन में, वो न्यूट्रिएंट्स, वो वाइटामिन्स, वो एनर्जी उसको ना मिले, अगर वो कार्ब उसको ना मिले तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा। सिमिलरली सॉइल अगर अच्छी नहीं है तो पौधा भी ग्रो नहीं कर पाएगा। इट इज द लॉस ऑफ अपर लेयर ऑफ द सॉइल विच कंटेन मेजर न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो वो अगर मान लो सुनामी आ गई, फ्लड आ गया, वो बह के चला गया, हवा से बह के चला गया, तो भैया फिर पौधा ग्रो नहीं कर पाएगा। बहुत ज़्यादा घास भी बहुत हेल्प करते हैं क्लास ग्रो करने में पौधे को। तो ये जो घास होते हैं ना क्लास, अगर उसे बहुत ज़्यादा चर लिया गया, मतलब कि जानवर उसे चर जाते हैं, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ये सब चर जाते हैं क्लास, तो उसके बाद भी कहीं ना कहीं ये कारण बनता है लैंड डिग्रेडेशन का। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर का यूज़ करना,
भाई आपने सॉइल के हेल्थ के बारे में ख्याल नहीं रखा, बस मेरा पौधा अच्छे से रहे, सॉइल भले ही खराब हो जाए तो आपका ये पौधा तो ग्रो हो जाएगा, बट अगले जो फिर से फसल करोगे तो दिक्कत आएगी आपको। बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर को निकालना, नमी रहती है पानी में, मतलब कि मिट्टी में नमी रहेगी तभी पौधा अच्छे से ग्रो हो पाता है, बट अगर ग्राउंड वाटर को बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर लिया, आज आप देखो नलका बिठाने के लिए कोई मकान बनाता है तो नलका बिठाने के लिए बहुत गहराई बोरिंग करनी पड़ती है, क्योंकि पानी का लेवल खिसकता खिसकता नीचे तक चला जा रहा है, राइट। तो उसकी वजह से होता है। या क्रॉप रोटेशन ढंग से नहीं हुआ, आपने प्रॉपर तरीके से क्रॉप को रोटेट नहीं किया, ऐसे क्रॉप यानी एक क्रॉप उगाया फिर दूसरा फिर दूसरा फिर दूसरा, ऐसा रोटेट सही से ना करने की वजह से भी लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है। थर्ड इज बायोडाइवर्सिटी लॉस। बायोडाइवर्सिटी लॉस का मतलब क्या है कि हमारे हैबिटेट से एक प्रजाति का लुप्त हो जाना, किसी एक स्पीसीज का लुप्त हो जाना, दिस इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी लॉस। जैसे आपने देखा होगा कि जो आप मतलब हम पढ़ते हैं बचपन से ही कि डायनासोर हुआ करते थे पहले बट अब नहीं है, तो वो प्रजाति खत्म हो गई। उसी तरीके से क्लास सेव द टाइगर अभियान चलाया, अदरवाइज हजार कुछ शेर रह गए थे पूरे इंडिया के अंदर, तो उसको अभियान चलाया ताकि वो खत्म ना हो, उनकी प्रजाति खत्म ना हो। बायोडाइवर्सिटी इज द एग्जिस्टेंस ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल एंड प्लांट विच टुगेदर मेक्स अ गुड एंड हेल्दी इन्वायरमेंट। हर किसी का, हर एक जानवर का, छोटे मोटे कीड़े का, पंछी का, सबका इक्वल इंपॉर्टेंस है इस पूरी अर्थी पर मतलब अर्थ पर, धरती पर जितना हमारा और आपका है, राइट। तो बायोडाइवर्स सबको मिलके ही इन्वायरमेंट बनता है। बायोडाइवर्सिटी लॉस इज द डिसअपियरेंस ऑफ स्पेसिस। कोई डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल प्लांट अगर वर्ल्ड वाइड में डिसअपियरेंस हो गया, पूरी दुनिया में उसका नामो निशान मिट गया, दिस इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो ये सारे रीजन है क्लास बायोडाइवर्सिटी लॉस का। पहला है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन अगर होगा तो पॉल्यूशन एक थ्रेट है कई सारे जानवरों के लिए, अगर पॉल्यूशन आप करोगे तो शायद वो पॉल्यूशन में ना रह पाए, उनकी जान चली जाए। ग्रीन हाउस इफेक्ट लीड्स टू रेज इन टेम्परेचर। ग्रीन हाउस इफेक्ट जहाँ पे क्लास बहुत सारे जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो एमिट किया जाता है, लाइक CH4 हो गया, लाइक क्लास कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर हो गया, ये सब जब गैसेस रिलीज किया जाता है ना तो इससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। गैसेस ऊपर जाके ना एक थिक लेयर बना देते हैं जो सनलाइट को टकरा के वापस नहीं जाने देता, फिर नीचे ले आता है, जिसकी वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लग जाती है। इवन द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ओवर कंजप्शन। भाई जनता अगर बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो कंजप्शन बढ़ेगा, और कंजप्शन बढ़ेगा तो पॉल्यूशन भी बढ़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मतलब पूरे वर्ल्ड में जो है वो गर्मी बढ़ती चली जा रही है, सर्दियों के दिन रात कम होते चले जा रहे हैं, गर्मियों के दिन रात बढ़ते चले जा रहे हैं, ये भी हम सब की एक्टिविटी की वजह से। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है कि जो अर्थ है ना उसका जो लोअर एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाना, जिसकी वजह से गर्मी लगता है। टेम्परेचर बढ़ती किसकी वजह से? ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया क्लास एटमॉस्फेयर में, वो ग्लोबल वार्मिंग का मेन कॉजेज है। ग्रीन हाउस गैसेस और भी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, लेकिन मीथेन थोड़ा ज़्यादा डेंजरस है, और ज़्यादा क्वांटिटी किसकी है क्लास? कार्बन डाइऑक्साइड की। तो ध्यान रखना ये सारे ऐसे गैसेस हैं। बेसिकली मैं बच्चों को बताता हूँ कि मान लो ये देखो ये अर्थ है, देख रहे हो क्लास कि किस तरीके से एक टाइम ऐसा आएगा सब कुछ जलने लगेगा। एवरेज टेम्परेचर 50 के आसपास जो है पहुंच रहा है, ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट हो रहे हैं। मैं ग्लोबल वार्मिंग का आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप समझ सकते हो इसको। ये मान लो अर्थ है और ये है सन है, ये है सन। वहाँ से जब रेज आती है टकरा के ऊपर जाती हैं, इस तरीके से जब सन रेज आएंगे टकरा के ऊपर जाएंगी, तो लेकिन जो ग्रीन हाउस गैसेस है ना यहाँ पे एक हाई डेंस का एक लेयर बना देता है, जिसकी वजह से सनराइज, सन का जो रोशनी है ऊपर से आता तो है टकरा के, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से, पर टकरा के वापस जाता है तो बहुत ज़्यादा पावर नहीं होती, जिसकी वजह से क्लास यहाँ पे फिर ग्रेविटी उसे वापस खींच लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको देखोगे गर्मी देखने को मिलती है। हर 10-10 साल में लगभग 0.2% से आपका जो टेम्परेचर है वो रेज हो रहा है, और ग्लोबल वार्मिंग सीरियस प्रॉब्लम है क्योंकि पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग के अंदर आप ऐसा समझ सकते हो कि धूप में कोई गाड़ी खड़ी कर देते हो आप, और आधे घंटे जाते हो कुछ शॉपिंग करने, कुछ सामान लेने या किसी से मिलने, वापस जब आते हो गाड़ी में बैठते हो तो बहुत ज़्यादा भभका हो रखा होता है गाड़ी में। ये एक एग्जाम्पल है कि रोशनी तो जो सनलाइट है, गर्मी है, वो अंदर आगे टकरा के बाहर नहीं जा पाई, अंदर ही अंदर 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 भभका सा बन जाता है पूरा। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से होता है क्लास? जब कार्बन जलाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज द, जो पावर प्लांट में कार्बन जलाया जाता है बिजली बनाने के लिए, फॉसिल फ्यूल को बर्न किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, जिसकी वजह से क्लास टेम्परेचर कंटिन्यू बढ़ता है, और करंटली 0.2 डिग्री सेल्सियस से हर 10-10 साल में टेम्परेचर 1950 से बढ़ता हुआ ही आ रहा है, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स, ये ग्लेशियर है क्लास अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के ग्लेशियर्स। आपको पता है भारत के अंदर कितनी सारी चीजें एक ही साथ आप इधर दिन देख सकते हो, ऐसी ऐसी जगह है, इधर आप देखते हो दिन, इधर आप देखते हो रात, ऐसी ऐसी जगह है जहाँ पे क्लास दो नदी, दो समंदर आपस में मिलते हैं लेकिन दोनों का पानी आपस में नहीं मिलता। ऐसी ऐसी जगह है जहाँ पे एक एक टाइम पे कई कई सूरज को आप देख सकते हो, एक से ज्यादा
ज्यादा सूरज को आप देख सकते हो, एक ही समय दिन रात आप देख सकते हो, कई कई महीनों तक दिन रहता है, कहीं कहीं जगह पे कई कई महीनों तक रात, कहीं बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, कहीं बहुत ज्यादा ठंड। हमारे पृथ्वी के अंदर बहुत से अजूबे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सी चीजें। ये सब एक तरीके से मैजिक है, एक तरीके से हमारे वरदान है। ये अंटार्कटिका के ग्लेशियर्स हैं, यहाँ पोलर बियर आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको पेंगुइन्स देखने को मिलेंगे। लेकिन गर्मी के बढ़ने से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कंटिन्यू ये बर्फ पिघलता चला जा रहा है और ये कहीं ना कहीं क्लास नुकसान दे रहा है हमारे ब्यूटी ऑफ नेचर को। आपको पता है पूरे अर्थ में इतना मतलब पानी जो है वो बर्फ बन के जमा हुआ है, अगर वो पिघल गया, अगर ये पिघल गया तो पूरा का पूरा अर्थ जो है वो इजीली डूब जाएगा। हम बहुत छोटी सी जगह में रहते हैं, बाकी सब लैंड बहुत थोड़ा सा है, उस थोड़े से लैंड में भी मेजर पोर्शन जो है वो जंगल का है, थोड़े से में हम जैसे लोग रहते हैं क्लास, और बाकी सारा पानी से भरा हुआ है। आप देखते हो बिल्कुल नीला दिखता होगा आसमान से, जब इमेजेस लेते हैं, सैटेलाइट इमेजेस अर्थ की आती हैं तब। तो ये देखा गया कि किस तरीके से देखो बर्फ भरा हुआ है, 2004 का फिगर है, 2013 में देखो किस तरीके से बर्फ पिघलता चला जा रहा है। ये पोलर बियर है, पेंगुइन है, इन सब के लिए खतरा है क्लास ग्लोबल वार्मिंग। तो कंटिन्यू अगर कार्बन ऐसे ही रिलीज होता चला गया, इलेक्ट्रिसिटी का हम वैसे ही वेस्ट करते चले गए, फॉसिल फ्यूल को हम ऐसे ही जलाते गए, तो वो दिन दूर नहीं कि जब ये प्रजाति भी लुप्त हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग के बहुत सारे कारण हैं, और सॉरी बहुत सारे रीजन हैं क्लास। कौन परिणाम है? एक टेम्परेचर बढ़ जाता है, दूसरा सी लेवल बढ़ जाएगा, पानी पिघलता रहेगा तो सी लेवल बढ़ जाएगा, और रेनफॉल का पैटर्न भी चेंज हो जाएगा, नेचुरल कैलेमिटी आने लगेंगी। आप देखो लास्ट 4 to 5 ईयर्स में कितनी ज़्यादा फ्लड्स आए हुए हैं, बहुत सारे न्यूज़ आप देखते हो, फेमाइन, हीट वेव्स, ग्लेशियर का पिघलना, जो ब्यूटी है नेचर की वो खत्म होना, नई नई बीमारियां पनपना। तो ग्लोबल वार्मिंग क्लास एक्सटेंड हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉस्किटो, गर्मी बढ़ती है तो क्लास क्या होता है, उमस होती है, लपट लगती है, और उस टाइम पे मच्छर बहुत ज़्यादा पनपता है। अभी देखो गर्मी का टाइम चल रहा है तो कितने ज़्यादा मच्छर जो है पनप लग रहे हैं। जून जुलाई जैसी गर्मी चल रही है, जस्ट मार्च से ही जून जुलाई जैसी गर्मी चलने लग जा रही है, अब तो अप्रैल आ गया, अब देखना गर्मी कितनी ज़्यादा बढ़ेगी। और तो ह्यूमिडिटी बढ़ती है, मच्छर पनपते हैं, नई नई बीमारियां पनपती हैं, और जो मरीन लाइफ है, समंदर में जो लोग रहते हैं, पानी में रहते हैं जो जीव जंतु, उन लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है ओजोन डिप्लेशन। बचपन से पढ़ा होगा कि हमारा जो सन है, सूर्य है, सूर्य भगवान है, वो रोशनी देते हैं, धरती पे आता है, लेकिन उसके साथ कुछ अच्छे के साथ कुछ खराब रोशनी भी आ जाती है, जिसको रोकता कौन है? ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर जो है वो एक ऐसा लेयर है जो अर्थ पे सन रेज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज को रोकता है, उस रेडिएशन को रोकता है। अगर वो रेडिएशन नहीं रुकेगा, धरती पे आएगा तो कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। Ozone depletion refers to the phenomenon of reduction in the amount of ozone in stratosphere. The problem of ozone depletion is caused by high level of chlorine और bromine. क्लोरीन और ब्रोमीन का जो कंपाउंड मिक्सचर बनता है वो बनता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो वो क्लोरो और अर्थ के बहुत सारे लेयर होते हैं क्लास, एटमॉस्फेयर के लेयर। पहला है स्ट्रेटोस्फियर, ओके, तो ऐसे एग्जॉस्फियर तक जाता है, अलग अलग लेयर है क्लास, ठीक है। तो जो स्ट्रेटोस्फियर है वो पहला लेयर है, उसमें एक आप देखोगे एक लेयर है, वैसे आपको ऐसे दिखेगा नहीं क्योंकि वो गैसेस का बना हुआ लेयर है, जो कूलिंग सब्सटेंसेस यूज करते हैं ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि जो एसी है और रेफ्रिजरेटर, उनमें पहले यूज किए जाते थे, जिसकी वजह से तो अगर एसी चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज होता था और वो आसमान में जाके छेद कर देता था, ओजोन लेयर को पतला कर देता था। एज अ रिजल्ट डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, रेडिएशन कम टू अर्थ, अर्थ पे रेडिएशन आएगा और क्लास लोगों को अल्ट्रावायलेट रेस से काफी सारी बीमारियां होंगी, ओके। तो देखा गया कि 5% ओजोन लेयर में डाउन पाया गया 1979 से 1990, जब प्रचलन था, नया नया एसी, रेफ्रिजरेटर, नई नई चीज़ आई थी, होटल इंडस्ट्री को बढ़ावा मिला, तो इनसे क्या हुआ क्लास कि ओजोन लेयर को डिप्लीट होने लगा। फिर ओजोन लेयर इतना ज़्यादा क्लास नुकसान मतलब कि एक ओजोन होल भी हुआ, ओजोन होल हुआ कहीं ना कहीं क्लास अंटार्कटिका के रीजन में। एक जी देखो एटमॉस्फेयर का लेवल, ये जो क्लास ट्रोपोस्फियर है, बेसिकली हवाई जहाज वगैरह उड़ता है, उसके बाद यहाँ पे स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर, इस तरीके से। तो आप देखोगे तो ये जो नॉर्मल हवाई जहाज वगैरह उड़ता है वो सब ट्रोपोस्फियर में, उसके बाद जो रॉकेट वगैरह जाता है वो सब, फिर ये उल्का पिंड वगैरह जो है ना वो यहाँ पे है, और ये जो क्लास यहाँ पे थर्मोस्फियर और मेसोस्फियर के बीच में आपका जो सैटेलाइट है, देखो वो यहाँ घूम रहे हैं क्लास, ठीक है, और ये भी देखो रोटेट कर रहा है। खैर ये बहुत एक बड़ी चीज़ है, बस आप इतना ध्यान रखो कि ओजोन लेयर में होल हो रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है
वो लाया गया और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में साइन किया गया। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद देखा गया कि भाई ओजोन लेयर जो है वो रिकवर हो रहा है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है क्या? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्लास एक ऐसा एग्रीमेंट है कंट्रीज के बीच में जहां पे हर कंट्री ने मिलकर सिग्नेचर किया, हर कंट्री ने मिलकर माना, हर कंट्री ने मिलकर सहमति दी कि हम सब लोग अपनी कंट्री में क्लोरोफ्लोरोकार्बन से बने हुए प्रोडक्ट को बैन करेंगे। जो भी प्रोडक्ट क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज करता हो हम उसको बिल्कुल बैन करेंगे। क्योंकि क्लास ओजोन होल हो गया था अंटार्कटिका रीजन में, जो अर्थ का पोलर रीजन है ना क्लास अंटार्कटिका, उसमें देखा गया कि ओजोन होल हो गया, छोटा सा ओजोन होल हो गया था, जिसकी वजह से क्लास इन्होंने बोला कि भैया अब तो इसे ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो पूरे वर्ल्ड को कैंसर जैसी बीमारियां होने लगेंगी। तब जाके क्लास मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने बोला कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक ग्रुप बना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जैसे मान लो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना, ऐसी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ट्रीटी समझौता, समझौता साइन हुआ जहां पे सबने लोगों ने बोला कि भैया हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड को बैन करेंगे, हम ऐसा कोई प्रोडक्ट जो है अपनी कंट्री में अलाउ नहीं करेंगे जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रिलीज करेगा, जिसकी वजह से अब ओजोन लेयर काफी हद तक रिकवर हो रहा है। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन। क्लास सुंदरलाल बहुगुणा उत्तराखंड में इन्होंने शुरू किया। लोग जब पेड़ काटते थे तब इन्होंने क्लास आंदोलन शुरू किया 1973 में। चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट, यानी कि क्लास ये पहले उत्तराखंड में शुरू हुआ जहाँ पे लोग जो है हिमालय रीजन में जो लोग रहते थे वो पेड़ों को जकड़ लेते थे ताकि कोई पेड़ों को काटे ना, कि हम जकड़ ले रहे हैं भैया, आप पेड़ों को काटना है तो भैया आपको हमें काटना पड़ेगा। तो लोग जो है वो नहीं काटते थे पेड़। एंड ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स स्प्रेड टू मैनी डिस्ट्रिक्ट। तो 1973 में इन्होंने शुरू किया जहाँ पे पेड़ों को हक कर लेते थे, लेकिन बाद में ये हिमालय के अलग अलग जगह पे जो है इसको प्रोटेस्ट को अलग अलग जगह पे बढ़ावा मिला। ये नॉन वायलेंस था, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करना, कोई उल्टा सीधा नहीं बोलना, बस पेड़ों को पकड़ लेना, भाई पेड़ों को मत काटो, पेड़ों को मत काटो, राइट। तो हिमालय इन उत्तर प्रदेश, सुंदरलाल बहुगुणा स्टार्टेड चिपको मूवमेंट इन कर्नाटका में। सेम मूवमेंट स्टार्ट किया गया अलग अलग नाम से, आपिको मूवमेंट, जिसका मतलब है गले लगा लेना। लगभग 160 मैन वुमेन बच्चे जो है पेड़ों को गले लगा लेते थे, जिसकी वजह से क्लास लकड़ियों जो जो वुड कटर्स होते थे, जो लकड़ियां काटने आते थे, उनको मजबूरन जाना पड़ता था। लोग कहते हैं हम मर जाएंगे लेकिन पेड़ों को कटने नहीं देंगे। इस तरीके से क्लास एक आपको बहुत अच्छी सी इमेज देखने को मिल रही होगी। चिपको मूवमेंट आपके दिमाग में रहेगा हमेशा, ओके। जब पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा तब सरकार को लगा कि यार एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन तो रियली में बहुत बड़ी समस्या है। तब सरकार ने एक बोर्ड बनाया जिसका नाम है CPCB, पॉल्यूशन क्लास, यहाँ पे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया 1974 में। और ये सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है इसकी जिम्मेदारी है डाटा कलेक्ट करना, एयर पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना। ये कहते थे कहीं ना कहीं स्ट्रीम्स, नदियां, झरने, कुएं, तालाब, इन सबको साफ रखना है, वाटर को खराब नहीं करना है, एयर क्वालिटी जो है उसको बढ़ाना है, एयर पॉल्यूशन को रोकना है। मास मीडिया प्रमोशन करते थे, लोगों को बताते थे। आपकी बुक्स में भी ये सब चैप्टर इसलिए डाला गया है ताकि आप सिर्फ पढ़ के नंबर ना लाओ, आप ये जान सको कि एयर और वाटर कितना जरूरी है हमारे जीवन में और हमें उसको पॉल्यूट बिल्कुल भी नहीं करना है। इवन क्लास जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ये डाटा भी कलेक्ट करती है, पब्लिश भी करती है डाटा, नदियों को साफ कराना, टैक्स रूल रेगुलेशन बनाना और क्लास सफाई के लिए पैसे कलेक्ट करना, इन सब का ये सारा काम जो है पॉल्यूशन कंट्रोल, इनका मेन काम है पॉल्यूशन को किसी भी तरीके से कंट्रोल करना। इन्वायरमेंट की बात करें अगर इंडिया के, तो इंडिया में 17.71% लोग रहते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन का, और लगभग लैंड जो है वो 2.4, जमीन थोड़ी सी और लोग भरे हुए हैं इंडिया के अंदर, जिसकी वजह से पॉल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इंडिया में 22% लोग आज भी गरीबी रेखा से नीचे हैं। इंडिया में आज भी 12.5% डेथ जो होती हैं वो सिर्फ एयर पॉल्यूशन की वजह से होती हैं। ऐसा नहीं कि आपने एक बार खराब हवा में सांस लिया तो आपकी डेथ होगी, लेकिन हाँ कंटिन्यू खराब हवा में सांस ले रहे हो तो कुछ सालों के अंदर क्लास आपके फेफड़े भी खराब हो सकते हैं, आपको हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, ऐसी बीमारियां आराम से हो सकती हैं। लाखों बच्चे जो है वो 5 साल से कम उम्र के छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो मर जाते हैं क्लास ड्यू टू बैड एयर क्वालिटी इन इंडिया। बहुत सारे स्टेट्स का भी अलग अलग है, इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट्स में भी कई सारे स्टेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन और कई सारे स्टेट्स के अंदर पॉल्यूशन थोड़ा कम है। वाटर बॉडीज़ की बात करें, ग्राउंड वाटर बहुत अच्छा नहीं है, वो भी खराब है, और जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी धरती से खिसक खिसक के नीचे तक चला गया है। वो 86 वाटर बॉडीज आर क्रिटिकली पॉल्यूटेड। 86 वाटर बॉडीज जो है वो पूरी तरीके से पॉल्यूट हो चुका है। पानी की समस्या में के पीछे लड़ाई झगड़ा होता है, जान चली जाती है लोगों की। कर्नाटका, तेलंगाना, केरला, ये स्टेट्स में अभी कुछ टाइम पहले ही कई सारे लोग जो है वो उनकी जान चली गई थी लड़ाई झगड़े की वजह से। पानी, यार हम लोग पानी वेस्ट करते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पानी है, लेकिन जहाँ पानी नहीं है ना वो कीमत समझते हैं कि यार एक एक बूंद के लिए, एक एक बाल्टी के पानी के लिए सुबह 2-2 घंटे की लाइन लगानी पड़ती है। ऐसी चीज़ें, ऐसी सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो ये आपका इंडिया का जो वाटर का स्टेट है वो भी अच्छा नहीं है। स्टेट ऑफ लैंड एंड एग्रीकल्चर, इंडिया फार्म सेक्टर जो है वो भी कुछ अच्छा नहीं है, किसान भी खुश नहीं है, मेहनत ज़्यादा, आउटपुट कम, फार्मलैंड का साइज कम होता चला जा रहा है, इनपुट कॉस्ट बढ़ रहा है, जमीन जो चाहे जो बीज है,
इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, इन सबकी कीमत बढ़ रही है, जिसकी वजह से क्लास इंडिया का लैंड एग्रीकल्चर स्टेट भी अच्छा नहीं है। तो ये एक नॉलेज के लिए था कि इंडिया का जो कंडीशन है वाटर एयर का वो सब क्या है। हेल्थ की बात करें, कोरोना टाइम में देखा ही हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं है, बहुत सारे लोगों की जान चली गई, ब्लैक मार्केटिंग होने लगी, दवाइयाँ बेची जाने लगी ब्लैक में, जो दवाइयाँ अवेलेबल थी उनको रख के ब्लैक बेचते थे। इसके अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर की फॉर्जरी करना, उसको ब्लैक में बेचना, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी कम, उनकी मनमानी, हॉस्पिटल्स की मनमानी, उस टाइम पे बेड्स नहीं थे, ऐसी समस्या कंट्री के अंदर बहुत देखने को मिलती है। तो इंडिया का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कोई बहुत अच्छा नहीं है। अगर हम कोरोना की बात को हटा दें तो केरला में देखो, जो इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट है वो 6 है, हर 1000 में से 6 बच्चों की डेथ हो जाती है, लेकिन जब यूपी में देखा जाए तो 64 है। तो यानी कि एक कंट्री के अंदर अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग तरीके से मेडिकल मतलब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, कोई अच्छा कोई खराब। प्रॉब्लम ऑफ अंडर क्लास न्यूट्रिशन, लोगों को प्रॉपर, छोटे बच्चों को प्रॉपर खाना नहीं मिलता, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, ओवरवेट जैसी समस्याएं, ये सब इंडिया में बढ़ता चला जा रहा है। और क्लाइमेट की बात करें तो 22% इंक्रीज इन इंडियाज ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन बिटवीन 2010 से 2014, इन 4 सालों में देखा गया कि 22% ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीज हुआ है। और बेसिकली किस सेक्टर में? एनर्जी सेक्टर में। जो बिजली बनाती है ना, हमें टोटल नुकसान जो हो रहा है ना हमारे एनवायरनमेंट को, वो बिजली से हो रहा है, क्योंकि आजकल हर चीज इलेक्ट्रॉनिक है, हर गैजेट इलेक्ट्रॉनिक है। 73% ऑफ टोटल ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन जो हो रहा है वो कौन कर रहा है क्लास? एनर्जी सेक्टर, बिजली बनाने के लिए कोयला वगैरह जला के। अब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये जो टॉपिक है, इन्वायरमेंट तो टॉपिक हम लोगों ने कर लिया, राइट। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम डेवलपमेंट तो करेंगे, हम डेवलपमेंट को छोड़ नहीं सकते कि यार हम डेवलप नहीं करेंगे, डेवलपमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि डेवलपमेंट करेंगे तो फिर क्या होगा? पॉल्यूशन होगा। अब गाड़ियां यूज करेंगे, पॉल्यूशन होगा, इसका ये मतलब नहीं गाड़ी यूज ना करें। ये कहते हैं कुछ इस तरीके से चीजों को चलाओ जिस तरीके से आने वाली जो जनरेशन है वो भी इन चीजों को देख सके, वो भी नेचुरल ब्यूटी देख सके। हम लोगों ने शुद्ध पानी तो बिल्कुल खत्म ही कर दिया है। स्वच्छ पानी जो आगे आने वाली जनरेशन बोतल का ही पानी पिएंगी, फिल्टर का, आरओ का पानी पिएंगे डायरेक्टली क्लास। उनको कहीं नलके से, कुएं से पानी पीने की बिल्कुल भी उनको लगेगा यार ऐसा भी कभी होता था यार, ये तो चीजें पॉसिबल ही नहीं है। उनको ऐसा लगेगा जैसे अगर आगे से आगे की जनरेशन 3-4 जनरेशन बाद के लोगों को बोला जाए लोग बिना फ़ोन के रहते थे, तो आज बिना मोबाइल फ़ोन के कोई रह नहीं सकता। आपको अगर मोबाइल फ़ोन आपका 1 मिनट भी बंद हो जाता है तो अब दिमाग घूम जाता है, आप फटाफट चार्जिंग पे लगाते हो, कितना जरूरी है। लेकिन पहले लोग रहते थे ना उसके बिना। तो मैं कहने का मेरा सेंस ये है कि यार जो आप ग्रोथ कर रहे हो ग्रोथ करते चलो, लेकिन जो नेचर है उसको खराब मत करो, आगे आने वाले जनरेशन के लिए छोड़ जाओ कुछ, राइट। इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब आप डेवलप करो लेकिन सस्टेन करके, ताकि फ्यूचर जनरेशन की जो एबिलिटी है वो आप कहीं ना कहीं उसको साथ लेके चलो, उसे खराब ना करो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ डेवलपमेंट दैट मीट द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, expanding cities, use of technology, disappearance of forests and shrinking natural habitat, ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं क्लास एक डिबेट बनाती हैं कि ये सब चीज जो है वो कहीं ना कहीं हमारे पूरे के पूरे विनाश का भी कारण ये बनेगा। ये जो टेक्नोलॉजी है हमारे लिए वरदान भी है और ये अभिशाप भी है क्लास, ये दोनों चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं क्लास ये कहते हैं हम किस तरीके से जा रहे हैं, क्या हम अपने आगे की जनरेशन के लिए कुछ छोड़ के जा पाएंगे? तो ये सब चीजें क्लास कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है और हमें इस तरीके से डेवलप करना है कि हम लोग अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी चीज़ें दे सकें, शुद्ध हवा, पानी, झरने, नदियाँ, ये सब चीज़ें, जंगल हम उनको दे सकें। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो इससे क्या क्या होगा? कहीं ना कहीं क्लास हमारा पूरा वर्ल्ड जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस चीज़ को ठीक करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बने, जहाँ पे यूनाइटेड नेशन ने 17 गोल बनाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और 164 टारगेट बनाए, 164 टारगेट और 17 गोल, जिसकी वजह से क्लास जितने भी कंट्री हैं 193 कंट्री ने साइन किया। यूनाइटेड नेशन ने 25 सितंबर को 2015 में न्यूयॉर्क में सबसे साइन कराया, सारे देश के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो गए, उन्होंने साइन किया कि हाँ हम लोग इस गोल को फॉलो करेंगे। इसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसके अंदर काफ़ी सारे गोल्स हैं, जैसे नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर, क्लाइमेट एक्शन और रिड्यूस इनइक्वालिटीज। इन सब चीज़ों पे काम करेंगे, जिसकी वजह से सरकार ने पेट्रोल की गाड़ियां भी धीरे धीरे उसको प्रमोट करना बंद कर दिया है। इलेक्ट्रिक कार को प्रमोट किया जा रहा है और ऐसा आएगा एक टाइम कि पेट्रोल गाड़ियां खत्म हो जाएगी हार्डली 10 ईयर्स के अंदर अंदर। तो इन सब गोल को अचीव करना ही कहीं ना कहीं एम है सरकार का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या एम है? यूनाइटेड नेशन ने ये गोल्स क्यों साइन कराए, लोगों से क्यों बोला कि आप इसे अचीव करोगे? क्योंकि क्लास इससे रिसोर्सेज का इक्विटेबल यूज होगा,
तो आज की जनरेशन भी यूज कर पाएगी और फ्यूचर जनरेशन भी विदाउट कॉजिंग द डैमेज टू इन्वायरमेंट। हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, हम जिस मतलब कि वातावरण में रहते हैं, अगर वो हमने डैमेज कर दिया तो जीवन संभव नहीं हो पाएगा। इन्वायरमेंट हमें लाइफ देता है, राइट। टू प्रिवेंट फर्दर डैमेज ऑफ लाइट, तो अपने लाइफ सपोर्ट सिस्टम को डैमेज नहीं करेंगे, कंजर्व करेंगे, क्लास नर्चर करेंगे बायोडाइवर्सिटी, हर प्रजाति जो है वो यहाँ रहेगा ताकि लॉन्ग टर्म फूड सिक्योरिटी जो है वो हो सके। ओके, नेक्स्ट है कुछ स्ट्रेटेजी हम यूज कर सकते हैं, जैसे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, पुराना जो कोयला है, इन सब चीजों को, पेट्रोल, इनको ना यूज करके जो विंड एनर्जी है, जो सोलर एनर्जी है, हम इनका यूज करें। ये खत्म नहीं होता है और ना ही इससे क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। तो इन सब मतलब नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को हम यूज करें। कन्वेंशनल मत ना करो। कन्वेंशनल मतलब जो पुरानी परंपरा से चली हुई आ रही है एनर्जी, कोयला वगैरह, काउडंग वगैरह, उनको ना यूज करके नई नई चीजें जो आ रही हैं, लाइक क्लास इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो सोलर पैनल है वो लगवाया जाए, उससे आप जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो। तो यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इससे हम लोग अच्छा कर सकते हैं। क्लीनर फ्यूल यूज करेंगे, सीएनजी यूज करेंगे, एलपीजी यूज करेंगे, गोबर गैस यूज करेंगे, रेदर देन की लकड़ियां जला रहे हैं खाना पकाने के लिए, ये सब चीजें नहीं होंगी। इसके अलावा सरकार ने उज्ज्वला स्कीम भी बनाया है, जिसके तहत सरकार जो है वो गैस सिलेंडर बांटती है महिलाओं को रूरल एरिया में, ताकि वो लोग लकड़ियां ना जलाएं, काउडंग केक ना जलाएं। इससे क्लास उससे क्या होता है, और अदर बायोमास फ्यूल, जिससे पॉल्यूशन होता है। और वो जंगल की कटाई भी करते हैं, फिर वो लकड़ी पाने के लिए कि लकड़ी आएंगी, जंगली कटाई करेंगे, तो उससे भी एयर पॉल्यूशन होता है, इससे भी क्लास पॉल्यूशन होता है। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए सरकार उज्ज्वला स्कीम भी लेके आई है। तीसरा है शिफ्ट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। केमिकल वगैरह से आप खेती बाड़ी ना करो, ऑर्गेनिक फार्मिंग करो। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या है कि आप खेती बाड़ी करते हो, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर का केमिकल इस्तेमाल मत करो। ऑर्गेनिक तरीके से, नेचुरल तरीके से पौधे को उगाओ, उसका जो फल निकलेगा वो लंबे समय तक, जो आप केमिकल वाला फल है ना वो जल्दी खराब हो जाएगा, या सब्जियां वो जल्दी खराब हो जाएंगी। नेचुरल तरीके से जो ऑर्गेनिक तरीके से फल उगाया गया है, सब्जियां उगाई गई हैं क्लास, वो खराब नहीं होगा लंबे समय तक। दूसरी बात, उसका हाई प्राइस भी आपको मार्केट में मिलेगा। और तीसरी बात कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो सॉइल हेल्थ है वो अच्छी रहेगी, और सॉइल अच्छा तो फसल अच्छी। नहीं तो क्लास केमिकल डालते डालते मट्टी एकदम खराब हो जाएगी, एक दिन पूरा का पूरा मतलब कि फसल बर्बाद हो जाएगा, वो उगेगा ही नहीं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को जो है वो शिफ्ट करना चाहिए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर जाएं। स्टैब्लिशमेंट ऑफ मिनी हाइडल प्लांट्स, पहाड़ी एरिया में जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा फ्लैट सरफेस नहीं होता कि वो खंबे गाड़े जाएं, ट्रांसमिशन टावर गाड़े जाएं, बड़े बड़े रस्सियां टांगे जाएं, मतलब तार टांगे जाएं। तो इसलिए क्लास यहाँ पे मिनी हाइडल प्लांट बना दिया जाता है, मतलब छोटा डैम बना दिया जाता है, ताकि देखो होता क्या, आपने पढ़ा होगा बचपन में कि जब झरने से पानी आता है, डैम से पानी आता है, तो पानी का प्रेशर जो है वो टरबाइन पे गिरता है, इसके टरबाइन घूमता है, टरबाइन के घूमने की वजह से बिजली का उत्पादन होता है। तो पहाड़ी क्षेत्र में जो बिजली की जरूरत है वो क्लास कोयला ना जला के इन हाइडल प्लांट या जो वाटर प्लांट होते हैं इनसे बिजली को बनाया जाता है, प्लांट बना दिया जाता है, इसके अंदर क्लास बिजली को प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे आपने डैम में भी देखा होगा, भाखड़ा नागल डैम इज द मोस्ट क्लास मतलब कि एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपके लिए। चलो अगला क्या है क्लास, विंड पावर। इस तरीके से आपने बड़े बड़े फैन देखे होंगे जहां पे तेज हवा चलती है, जिस एरिया के अंदर हवा जो है बहुत तेज चलती है, उस एरिया में ऐसे क्लास बड़े बड़े फैन लगे होते हैं, जो फैन घूमते हैं, और फैन घूमने के बाद यहाँ से विंड एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है, और इससे इसके इस एनर्जी से इस एनर्जी को तार के थ्रू ले जाया जाता है और अलग अलग जगह बिजली दी जाती है। कितने सारे फैन लगे हुए हैं, बहुत सारे, राइट। और इससे सबसे पहले शुरू में हाई कॉस्ट है, लेकिन इससे पॉल्यूशन नहीं होता और बाद में बहुत सस्ता हो जाता है। इवन लोग और ट्रेडिशनल नॉलेज, लोग बार बार केमिकल चीज़ों का ना यूज़ करें, ट्रेडिशनल नॉलेज, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, मेडिसिनल प्लांट, दवाइयाँ ना खा के जो प्लांट है, प्लांट बेस्ड जो मेडिसिन होते हैं उनका यूज़ किया, कॉस्मेटिक के लिए नेचुरल चीज़ों का यूज़ किया जाए, केमिकल का ना यूज़ किया जाए, तो वो भी क्लास एक तरीके से हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए अच्छा हो सकता है। हैंडीक्राफ्ट का यूज़ करें, बहुत ज़्यादा मशीन मेड प्रोडक्ट यूज़ ना करें, प्लास्टिक यूज़ ना करें। तो ये कहता है कि इंडिया में लोग जो है वो ट्रेडिशनली पीपल है। आप अपने दादा दादी को पूछोगे, उनको जुकाम होता है, सर्दी होती है, बीमारी होती है, पेट दर्द होता है, तो वो दवाई नहीं लेते, वो कुछ ना कुछ नेचुरल चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो हमें भी उन नेचुरल चीज़ों का ही यूज़ करना है, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस का यूज़ करना है, अगर आप चाहते हो कि आपको पॉल्यूशन ना मिले, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो तो, राइट। दूसरी बात क्या है, अवेयरनेस फैलाओ टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। लोगों को अवेयर करो कि नेचुरल रिसोर्सेज जो है आप उसे बचा के चलो। सस्टेनेबल नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्वेशन इज प्रोसेस ऑफ रैशनल यूज ऑफ एंड स्किलफुल मैनेजमेंट। भाई जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसको सही से, एक पेड़ काटते हो तो दूसरा पेड़ लगाओ, पानी को खराब मत करो, सोलर पैनल लगवाओ, सिंगल यूज प्लास्टिक को अवॉइड करो। लोगों को आपको अवेयर करना पड़ेगा, और आपको ये पढ़ाया इसलिए जा रहा है ताकि आपको अवेयर किया जा सके। ग्रेटा थनबर्ग एक लड़की है, स्वीडिश एक्टिविस्ट है, उसने क्लास 16 साल की उम्र में, बहुत कम एज है 16 साल, 20 अगस्त 2018 को उसने स्वीडिश पार्लियामेंट के सामने प्रोटेस्ट किया
किसके लिए? क्लाइमेट चेंज के लिए। लगभग 14 लाख लोग अलग अलग देश से जुड़े प्रोटेस्ट में। वो बहुत फेमस हुई ये लड़की, आपने जरूर इसका नाम सुना होगा, नहीं सुना तो एक बार गूगल करके देखना क्लास कि ये लड़की इतनी फेमस हुई, इसने लोगों को जागरूक किया, बताया कि क्लाइमेट चेंज कितनी बड़ी समस्या है, किस तरीके से सरकार इग्नोर कर रही है, और आज मुनाफा कमाने के चक्कर में हमारा पूरा का पूरा क्लाइमेट बिगड़ता चला जा रहा है, गर्मी कंटिन्यू बढ़ती चली जा रही है, सर्दी के दिन रात कम होते चले जा रहे हैं, बहुत सारे जानवरों को नुकसान हो रहा है, जगह जगह जंगलों में आग लग जाती है। आपने कितने सारे चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का हो, चाहे वो क्लास अलग अलग फॉरेस्ट हो कंट्री में, जहां पे आग लग जाती है, प्रजाति जंगलों में गर्मी की वजह से आग लग जाती है, पूरा जंगल राख हो जाता है, जंगल में जितनी प्रजातियां सब खत्म हो जाती हैं। इस तरीके से समस्या देखने को मिलती है। आपने तो सुना ही होगा ऑस्ट्रेलिया में जब जंगलों में आग लगी थी। अगला है क्लास पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज करो। एक ही जगह जा रहे हो, 4 अलग अलग दोस्त, तो गाड़ी लेके ना जाओ, आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज करो, साइकिल का यूज करो, इससे पैसा बचेगा, पॉल्यूशन भी जो है वो नहीं होगा। हालांकि सरकार को उसके लिए क्लास साइकिल के लिए ट्रैक बनवाना चाहिए, कुछ मतलब कि बस का सिस्टम। आप इंडिया में देखो, बस में बहुत ज़्यादा लोग भर जाते हैं क्लास, कई बार बस पलट जाती है, टेम्पो में 10 लोगों की कैपेसिटी में 50 लोग भर के चलते हैं बस के अंदर। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को खत्म करना चाहिए सरकार को, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को स्ट्रांग बनाए ताकि लोग जो है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करें। इंडिया में 1000 लोगों पे 22 गाड़ियां हैं, तो ये रेशियो बहुत कम नहीं है, बहुत ज़्यादा गाड़ियां हैं, तो देखा जाए अर्बन एरिया में बहुत ज़्यादा। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा, गाड़ियां ज़्यादा तो पॉल्यूशन ज़्यादा। तो इसीलिए नई दिल्ली में क्लास ऑड इवन सिस्टम लागू किया गया था। आप अगर नई दिल्ली में हो तो आपने सुना होगा, केजरीवाल जी ने ऑड इवन सिस्टम लगाया। ऑड डे पे ऑड नंबर की गाड़ियाँ चलेंगी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, और इवन डे पे इवन डे। अगर आप फॉलो नहीं करते, गाड़ी पकड़ी जाती है आपकी, तो आप पे 4000 रुपये तक का चालान भी लग सकता है, राइट। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी बनाया गया। भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, इतनी गंदी ट्रेजेडी क्लास, यहाँ पे बहुत पूरे वर्ल्ड में आज भी ये दिन याद रखा जाता है। 3 दिसंबर 1984, यहाँ पे कितने सारे मासूमों की जान चलेगी। एक क्लास एक केमिकल जो है वो क्लास रिलीज हुआ उस पूरे के पूरे फैक्ट्री के अंदर, और उसके बाद कई सारे लोगों के आसपास बहुत बुरा असर पड़ा। अगली पीढ़ी भी जो है उसका असर झेल रही है। और ये इसके बाद सरकार जागी और 1986 में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया, और जिस एक्ट के तहत क्लास काफ़ी सारे रूल रेगुलेशन बनाए गए फैक्ट्रीज के ऊपर, कंपनी के ऊपर, जो जिस तरीके से क्लास हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे। ये क्लास दिल्ली का ऑड इवन का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। इस तरीके से दिल्ली में ऑड इवन लागू किया गया ताकि लोग जो है आधी गाड़ी सड़क पे आए तो पॉल्यूशन ना हो, और भीड़ भड़क्का ना हो, जाम ना हो, और लोग आराम से ट्रैवल कर सकें। और मजबूरी में जब गाड़ी नहीं निकलेगी लोगों की, तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करेंगे क्लास, और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करेंगे तो पॉल्यूशन जो होगा कम होगा। इसके साथ ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब हमारा एक ही चैप्टर बचा है, 10 चैप्टर। ऐसे ही क्लास में आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ कंटिन्यू, और आप भी इसे पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, अच्छे नंबर ला के दिखाना है, किसी भी कीमत पर अपने पेरेंट्स को खुश करना है, अपनी लाइफ को बेटर बनाना है। तो आप 1 से 2 दिन का टाइम लो, इस चैप्टर को पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ डालो। एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन पे इसके नोट्स मिल जाएंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपको जो भी सपोर्ट करना चाहता हूँ वो सारी चीज़ें क्लास यहाँ पे कर रहा हूँ। बस आप लोगों से चाहिए मुझे मोटिवेशन देने के लिए, कमेंट करो, लाइक करो, और इस वीडियो को अपने सारे क्लासमेट में शेयर करो। समझ आ रहा है कि नहीं वो भी बताओ। बहुत मेहनत लगती है, मेरे गले में बहुत दर्द होता है, गला बैठ जाता है, आवाज़ चेंज हो जाती है, लेकिन मैंने ठान लिया, मैंने अनाउंसमेंट कर दिया है कि ख़त्म करना है वन शॉट चैप्टर वाइज। क्योंकि आप सब लोगों ने कहा सर एक ही के अंदर, एक ही वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर कवर करो, तो बस उसी को मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच क्लास, जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बताना जरूर कमेंट करके कैसा लगा ये सेशन, अपने क्लासमेट में शेयर करना एक बच्चे को। ओके चलो, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर लास्ट चैप्टर को खत्म करेंगे आपके साथ। ओके तब तक आप इसे अच्छे से लर्न कर लेना। 1-2 दिन टाइम लो, सुबह उठो, लर्न करो किसी भी कीमत पर। आज की मेहनत ना आपको बिफोर एग्जाम बहुत हेल्प करेगा। ओके चलो बाय।